नमस्कार, चक्रव्यूह स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ सुमित अवस्थी हूँ। आज अपने इस वीकेंड के स्पेशल शो में बात करेंगे एक ऐसी न्यूज की जिसके बारे में चर्चा बीते 2-3 हफ्तों से लगातार सुर्खियों में है। ये कहानी है कुछ दिग्गजों को इनाम मिलने की तो कुछ एक को पनिशमेंट दिए जाने की। ये कहानी है शपथ की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2024 को तीसरी बार हिंदुस्तान की बागडोर संभाली थी। उसके बाद से कई बड़ी राजनीतिक घटनाएं अपने देश में हो गई। कई राज्यों में चुनाव हो चुके हैं। दिल्ली और बंगाल में बीजेपी की विजय हो चुकी है तो biहार में भी अपना मुख्यमंत्री मिल चुका है। लेकिन लोगों की नजरें अब केंद्र सरकार पर आकर टिक गई हैं कि मोदी सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा। पिछले कुछ दिनों से यह सवाल सबसे ज्यादा चर्चा में है, बल्कि कई बार लगा कि अब होगा कि तब होगा। वैसे तारीख भले तय ना हो, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार होगा, उसमें फेरबदल होगा, ये तय है। और ये भी तय माना जा रहा है कि कुछ एक बड़े नामचीन चेहरों की छुट्टी हो सकती है तो कुछ नए और अनजान से चेहरों को एंट्री मिल सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार कहा था कि जनता हमारे काम का मूल्यांकन कर रही है, इसलिए हर मंत्री को अपने रिपोर्ट कार्ड और डिलीवरी पर ध्यान देना होगा। और उन मंत्रियों पर नजर रहती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और इस वक्त देश की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल के चेहरे यही रहेंगे या इनमें कुछ बदलाव हो सकता है। क्या कुछ नए चेहरे आ सकते हैं? क्या कुछ लोगों के विभाग बदले जा सकते हैं? और क्या बहुत जल्दी ही मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है? और इस तरह के दृश्य देखने को मिल सकते हैं जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद से अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों का परिचय कराते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आपसे और आपके माध्यम से इस सम्मानित सदन से अपने मंत्रिपरिषद के सहयोगियों का परिचय कराना चाहता हूं। श्री राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री, श्री अमित शाह, गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री, श्री नितिन गडकरी, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में इस वक्त उनको जोड़कर कुल 71 मंत्री हैं। उनमें 31 कैबिनेट मंत्री हैं, 5 स्वतंत्र प्रभार के साथ राज्य मंत्री हैं और 35 राज्य मंत्री हैं। संविधान के लिहाज से मंत्रियों की कुल संख्या 81 हो सकती है, जो लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% है। यानी अभी भी मंत्रिमंडल में 10 सदस्यों के लिए कुर्सी खाली है। लेकिन सवाल खाली कुर्सियों का नहीं, कई मंत्रियों की छुट्टी का भी हो सकता है। मोदी सरकार के बारे में कयास सबसे ज्यादा चल रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार कभी भी हो सकता है और उसमें 5 कसौटियों पर इस विस्तार और फेरबदल को कसा जा सकता है। सबसे अहम है चुनाव, क्योंकि आगे पहला अहम चुनाव 2027 में यूपी का विधानसभा चुनाव है और आखिर में 2029 में लोकसभा का चुनाव। दूसरी अहम कसौटी है कि बीजेपी के संगठन से कदम ताल मिलाने और तालमेल बिठाने की। तीसरी कसौटी है क्षेत्रीय और सामाजिक संतुलन की। चौथी कसौटी है मंत्रिमंडल के चेहरे को तुलनात्मक रूप से युवा बनाने की, ताकि उसमें ऊर्जा भी दिखे और जोश भी। इसके कारण हो सकता है कि कुछ अपवादों को छोड़कर 65 पार वाले मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है। और 5वीं कसौटी है मौजूदा मंत्रियों के प्रदर्शन और विवाद नाकामियों की। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होने की घोषणा हो चुकी है। माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल में फेरबदल उससे पहले हो सकता है। एक बात आपको याद दिलाता हूं, पिछली मोदी सरकार में यानी मोदी 2.0 में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। 5 साल पहले 2021 में 14 जुलाई को संसद का मॉनसून सत्र शुरू हुआ था। उससे हफ्ते भर पहले 7 जुलाई को मंत्रिमंडल विस्तार हुआ था, यानी ठीक एक हफ्ते पहले। तो एक हफ्ते पहले ही अगर ऐसा हुआ तो कल और परसों में मंत्रिमंडल में आपको कुछ नए चेहरे दिख जाएंगे तो कुछ एक पुराने चेहरे बाहर भी हो सकते हैं। 2021 में मोदी कैबिनेट के विस्तार और फेरबदल में बहुत बदलाव हुआ था। तब कुल 43 मंत्रियों ने शपथ ली थी, जिनमें 36 बिल्कुल नए चेहरे थे।
उनमें 7 मौजूदा मंत्रियों को प्रमोट किया गया था, तो रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर से लेकर रमेश पोखरियाल निशंक जैसे 12 मंत्रियों की छुट्टी भी हो गई थी। केंद्र सरकार में अधिकतम 81 मंत्री ही हो सकते हैं, लेकिन उन्हें ही 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का प्रतिनिधित्व करना है। इसलिए मंत्रिमंडल पर सबकी नजरें होती हैं कि किस इलाके को ज्यादा नुमाइंदगी मिलती है और किस जमात को कितनी जगह मिलती है। लेकिन अब की बार सबकी नजरें उन मंत्रियों पर है जिनके बारे में कहा जा रहा है कि अपने विवादों या नाकामियों के कारण या तो उनके विभाग बदल सकते हैं या उन्हें मंत्रालय से हटाकर बीजेपी किसी और काम में लगा सकती है। वर्तमान में मोदी सरकार में मंत्री हैं, उनके परफॉर्मेंस पे चर्चा की जा रही है। ऐसे में हमने देखा है कि चुनावी राजनीति में मंत्रिमंडल बदलाव केवल प्रशासनिक जरूरतों के आधार पर नहीं होता है, बल्कि इसके माध्यम से एक राजनीतिक संदेश दिए जाने की कोशिश होती है। तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो निरंतर अपने मंत्रियों के कार्यकाल, योजनाओं के क्रियान्वयन तथा उनके राजनीतिक उपयोगिता के आधार पर रिपोर्ट कार्ड तैयार करवाते हैं, तो ऐसे में प्रदर्शन के आधार पे और राजनीतिक उपयोगिता के आधार पे मंत्रिमंडल में एक बदलाव किया जा सकता है। जिन मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखाए जाने, विभाग बदले जाने या पर कतरे जाने की बात हो सकती है और जिस पर सबसे ज्यादा कयास लगाए जा रहे हैं, उनमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के विभाग बदले जाने की चर्चा काफी हो रही है। वहीं पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी का भी विभाग बदला जा सकता है या मंत्रिमंडल से हटाए जाने की अटकलें लगाई जा रही हैं। वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के पूरे स्टाफ को जिस तरह हटा दिया गया, उसके बाद उनके बारे में यह भी चर्चा हो रही है कि कहीं उनका भी तो पत्ता नहीं कट सकता है। उसी तरह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बारे में भी कहा जा रहा है कि वित्त मंत्रालय से हटाकर दूसरे मंत्रालय में भेजा जा सकता है। वहीं एक व्यक्ति एक पद के तहत वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के भी मंत्रिमंडल से बाहर होने की खबर आ रही है, क्योंकि अब वो उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष हैं और वहां विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। इसी तरह दिल्ली बीजेपी के नए अध्यक्ष बनाए जाने के कारण कॉरपोरेट अफेयर्स और सड़क परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा भी बाहर हो सकते हैं। उसी तरह रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का राज्यसभा का कार्यकाल 21 जून को खत्म हो गया। माना जा रहा है कि उन्हें पंजाब चुनाव के लिए खाली किया जा रहा है। बिट्टू कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं। जिस तरह असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा आए थे, या बंगाल में टीएमसी से शुभेंदु अधिकारी आए थे, या बिहार में आरजेडी और जेडीयू से होते हुए सम्राट चौधरी आए थे, आज सम्राट चौधरी, शुभेंदु अधिकारी और बिस्वा शर्मा तीनों ही मुख्यमंत्री हैं। हो सकता है कि बिट्टू पर बीजेपी पंजाब में कोई बड़ा दांव खेले। नीतीश जी और मोदी जी ने देश को विकसित, बिहार को विकसित किया है। और भाइयों बहनों, आप सम्राट चौधरी को जिताकर भेज दीजिए, पूरे मुंगेर जिलों को हम बिहार का नंबर 1 जिला बना देंगे, नंबर 1। एक आम धारणा यही है कि मोदी सरकार में किसी दबाव में कोई फैसला नहीं होता, इसलिए विवादों और सवालों में आए किसी नेता की कुर्सी चली ही जाएगी, ये कहना मुश्किल है। विवाद और नाकामी से याद आया कि पिछले कुछ दिनों से मोदी सरकार में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान काफी विवादों में घिरे हुए हैं। उनका विभाग छात्रों और नौजवानों से जुड़ा हुआ है, जिनकी नाराजगी मोल लेने की जहमत कोई सरकार उठा नहीं सकती। जबकि धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ जंतर मंतर पर हंगामा विरोध से लेकर सोनम वांगचुक का अनशन भी शामिल है। 26 मई 2014 को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण किया था, तब से ही उनकी कैबिनेट में धर्मेंद्र प्रधान शामिल हैं। पहले पेट्रोलियम मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार मिला, फिर 2017 में कैबिनेट मंत्री बन गए। उसके बाद 2021 में उन्हें शिक्षा मंत्री बना दिया गया। लेकिन पिछले कुछ समय से 2 गंभीर विवादों में वो घिर गए। नीट यूजी के पेपर लीक होने और देश भर में हुई अनियमितताओं के खिलाफ छात्र और विपक्षी दल लगातार उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं।
इसको शिक्षा मंत्रालय और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए की बड़ी प्रशासनिक विफलता से जोड़ा गया, जिसके कारण छात्रों का भविष्य अंधकारमय होने का आरोप लगाया गया। दूसरा विवाद 12वीं के इम्तिहान में सीबीएसई के ऑन स्क्रीन मार्किंग से जुड़ा है। इस कारण यह माना जा रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान को या तो मंत्रिमंडल से हटाया जा सकता है या उनका विभाग बदला जा सकता है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसलों के बारे में पहले से अनुमान लगाना किसी के लिए संभव नहीं होता। ऐसे में विपक्ष के आरोपों के कारण धर्मेंद्र प्रधान की छुट्टी होगी, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। नैतिकता के आधार पर तो उनका बने रहना ये मुनासिब नहीं लगता, लेकिन अब तक इस्तीफा नहीं हुआ है और तमाम तरह के अफवाहों का बाजार गर्म है कि अब मंत्रिमंडल विस्तार, तब फेर बदल, पता नहीं क्या क्या कब। ये तो खुद मोदी जी जानते हैं कि क्या करना है, नहीं करना है, और करना भी है तो कब करना है। तो अब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हुआ है और तमाम तरह की मांग हो रही है, तमाम पार्टियां कर रही हैं, ये तिलचट्टे भी आ गए। तो इसके बावजूद अगर कुछ नहीं हुआ है तो कैसे कह दें कि क्या होगा। धर्मेंद्र प्रधान की पहचान मोदी सरकार में एक शानदार चुनावी रणनीतिकार और संकट मोचक की है। लो प्रोफाइल रहकर कैसे चुनावी राज्यों में जाकर चुनाव जिताया जाता है, इस कसौटी पर कई बार प्रधान बिल्कुल खरे होते हैं। उनके बारे में यह भी कहा जाता है कि उनका कोई गुट नहीं है और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दोनों के ही प्रिय पात्र हैं। बल्कि पार्टी के अलग अलग गुटों में पुल का काम भी धर्मेंद्र प्रधान बखूबी करते आए हैं। लेकिन बतौर शिक्षा मंत्री बार बार की नाकामी और गड़बड़ियों ने इनकी हर कामयाबी पर पानी फेर दिया है। जबकि पेट्रोलियम मंत्री रहते हुए उन्होंने मुफ्त एलपीजी कनेक्शन के देश के कोने कोने में लागू किया था। अब संयोग देखिए कि प्रधान भी सवालों के घेरे में है और मौजूदा पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी। धर्मेंद्र प्रधान के बाद दूसरा अहम नाम पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी का है, जिनके बारे में कयासों का दौर तेजी से चल रहा है। दरअसल एप्स्टीन फाइल में पुरी का नाम आने से काफी किरकिरी हुई। उन फाइलों में दिखाया गया कि संयुक्त राष्ट्र में भारत का राजदूत रहने के समय और उसके बाद भी अमेरिका के बदनाम फाइनेंसर जेफरी एप्स्टीन से उनकी मुलाकात हुई थी। वो मुलाकातें 2014 से 2017 के बीच होने के बाद सामने आती है। 2017 में ही हरदीप पुरी पहली बार मोदी सरकार में मंत्री बने थे। उनकी गिनती एक क्षमतावान मंत्री के रूप में होती रही है, लेकिन एप्स्टीन फाइल में नाम आने के बाद से विपक्ष उन पर आक्रामक रहा है। There is a businessman called Mr. Anil Ambani. I want to ask the question, why is he not in jail? The reason he's not in jail is because his name is in the Epstein files. I'd also like to ask Mr. Hardeep Puri, who introduced him to Epstein. Mr. Rahul. In Department of Justice files that have been released in the United States, Hardeep Puri's name is in it, Anil Ambani's name is in it. वैसे माना जा रहा है कि अगर हरदीप पुरी मंत्रिमंडल से बाहर निकलते हैं तो उसकी एक बड़ी वजह पंजाब का चुनाव भी हो सकता है। हालांकि इसी बीच एथेनॉल के कारण गाड़ियों में हो रही दिक्कतों के कारण लोगों और विपक्ष के टारगेट पर पुरी फिर से आ गए। कंट्रोवर्सी कुछ नहीं है, देयर इज सम मिसरिप्रेजेंटेशन अलाउड। कंट्रोवर्सी तो देखिए, देयर आर 20 करोड़ टू व्हीलर्स ऑन द रोड, देयर आर 20 लाख four-wheelers using that fuel on the road. There are the automobile manufacturers, there are the people who service the cars. They all say there is no difficulty. Now, why this sudden interest? Look, we have been on E15 for the last 3.5 years. We have been on E20 since April of last year. So, April 25 to April 26 is already 1 year. Then we are already another 5 months after that. If it is somebody suggesting that हम जल्दी से E25 जा रहे हैं, we have made it clear we are doing tests. Those tests will take time. Once the reports of those tests are in, we will evaluate those. Then we will talk to the stakeholders. We will talk to the automobile manufacturers, because I neither make the cars nor the fuel. The car manufacturers are comfortable with E20. Each one of them has made a statement.
The consumer loves the pet thing. एथेनॉल का सवाल तो सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का भी पीछा कर रहा है, क्योंकि भारत में ग्रीन फ्यूल और एथेनॉल ब्लेंडिंग के सबसे बड़े पैरोकार वही रहे हैं। ये मामला भले पेट्रोलियम मंत्रालय का रहा है, लेकिन गडकरी ही इसके सबसे बड़े प्रमोटर और पोस्टर बॉय रहे हैं। इस मुद्दे पर पिछले कुछ दिनों से जिस तरह गडकरी अलग थलग दिख रहे हैं, उससे उनकी मिनिस्ट्री को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। हालांकि गडकरी अपनी सफाई में यही कहते हैं कि एथेनॉल पर लगाए गए तमाम आरोप बेबुनियाद हैं। अब 20% इथेनॉल पेट्रोल में डाल रहे हैं, सब झूठा प्रचार करते हैं। कोई इथेनॉल से कोई नुकसान नहीं हुआ है। अब लॉबीज है जो 22 लाख करोड़ रुपए इंपोर्ट करने में जिनको मलाई मिलती होंगी, वो जब हम कहेंगे कि इंपोर्ट खत्म होगा तो बेचारों का तो नुकसान होगा ही। जैसे जैसे कैबिनेट में विस्तार और फेरबदल की आहट तेज सुनाई दे रही है, वैसे वैसे एक नाम और बहुत तेजी से गूंज रहा है, और वो है वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव का। 3 जुलाई को जिस तरह पीएमओ और कार्मिक मंत्रालय के निर्देश पर भूपेंद्र यादव के दफ्तर के सभी 4 प्रमुख निजी सचिवों को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है, वो एक असाधारण घटना है। हटाए गए अधिकारियों में मंत्री जी के पीएस, एपीएस शामिल हैं। एक झटके में पूरी कोर टीम की सफाई की घटना पर राजनीतिक विश्लेषकों और विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे हालात में मंत्री की कुर्सी पर भी खतरा मंडराने लगता है। नहीं, मुझे नहीं लगता। भूपेंद्र यादव इतनी बड़ी चीज़ नहीं है कि उससे इनको कोई खतरा हो। सेंटर में वैसे भी मंत्रियों की जो हैसियत है वो सब जानते हैं। मोदी है, एक नंबर 1 है, उसके बाद नंबर 10 होता है, बीच में कोई नहीं है। वैसे कैबिनेट में बदलाव को लेकर इस बात की भी चर्चा है कि नई कैबिनेट ज्यादा युवा और ऊर्जावान दिखे। आखिर 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार लोगों को ये संदेश देना चाहती है कि सरकार पूरी तरह चुस्त दुरुस्त है और जनता की उम्मीदों की कसौटी पर 100% खरी उतर रही है। ऐसी स्थिति में ये खबरें आ रही हैं कि अपवादों को छोड़कर 65 या 70 के पार के मंत्रियों की विदाई हो सकती है। अगर मोदी सरकार में 65 पार मंत्रियों की सूची देखें तो 79 साल के जीतन राम मांझी, 76 साल के राव इंद्रजीत सिंह, 75 साल के राजनाथ सिंह, 75 साल के वी सोमन्ना, 74 साल के हरदीप पुरी, 73 साल के श्रीपद नायक, 72 साल के मनोहर लाल खट्टर, 72 साल के ही गिरिराज सिंह, 72 साल के ही अर्जुन राम मेघवाल, 69 साल के नितिन गडकरी, 69 साल के राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, 67 साल के शिवराज सिंह चौहान, 66 साल की निर्मला सीतारमण, 66 साल के एस जयशंकर, 66 साल के एचडी कुमार स्वामी, 66 साल के ही रामदास अठावले और 65 साल के जुएल ओराम शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवा पीढ़ी को 21वीं सदी का सबसे बड़ा गेम चेंजर मानते आए हैं। युवाओं के साथ वो लगातार संपर्क और संवाद में रहते हैं, यहां तक कि अपने इर्द गिर्द वो युवा प्रोफेशनल्स को तरजीह भी देते हैं। एक अनुमान के मुताबिक मोदी सरकार के मंत्रियों की औसत उम्र इस वक्त करीब करीब 60 साल के आसपास है। इनमें हर चौथा मंत्री 50 साल से कम उम्र का है। अब कहा जा रहा है कि नए मंत्रिमंडल विस्तार में कैबिनेट का चेहरा और युवा दिखे, लेकिन दिक्कत है कि उस ताजगी के लिए कई अनुभवी चेहरों को बाहर करना पड़ सकता है। हालांकि कई मंत्रियों को उम्र में ढील भी दी गई है। खासकर सहयोगी दलों पर ऐसे फॉर्मूले अक्सर लागू नहीं होते, लेकिन बीजेपी के नेताओं पर आयु सीमा की शर्तें लागू हो सकती हैं। इससे कयास लगाया जा रहा है कि बढ़ती उम्र मंत्रियों के हटने का कारण बन सकती है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2047 में जिस विकसित भारत का सपना साकार करना चाहते हैं, उसके लिए युवा चेतना की जरूरत तो पड़ेगी ही। हम अपने आसपास भी देखते हैं, कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि ये मोदी 2047 की बात क्यों करता है। हमारी सोच स्पष्ट है, विजन साफ है। हमें देश को विकसित बनाने के लिए निरंतर काम करना है। 2047 तक हम रहे न रहे, लेकिन ये देश रहेगा, इस देश की संतानें रहेगी। और इसलिए हमें अपना आज खपाना है, ताकि
आने वाली पीढ़ियों का कल सुरक्षित रहे, उज्जवल रहे। अब अगर कुछ विवादों, कुछ नाकामियों और कुछ उम्र की लक्ष्मण रेखा पार कर चुके मंत्रियों को हटाए जाने की नौबत आ ही गई है, तो सवाल है कि उनकी जगह किसके लिए मोदी सरकार में शामिल होने वाला दरवाजा खुल सकता है। अब तक जिन नामों की चर्चा सबसे ज्यादा चल रही है, उनमें बीजेपी के अंदर से रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर शक्तिकांत दास का नाम सबसे ज्यादा सुर्खियों में है। माना जा रहा है कि उनके अनुभव, क्षमता और प्रधानमंत्री के भरोसे को देखते हुए उन्हें वित्त मंत्री भी बनाया जा सकता है। दूसरा नाम उभर कर आ रहा है, वो हैं अनुराग ठाकुर, जिन्हें हिमाचल प्रदेश में चुनाव के मद्देनजर कोई अहम मंत्रालय मिल सकता है। इन दोनों के अलावा बीजेपी में पंजाब से आने वाले तरुण चुग का नाम भी है, जिसको पंजाब में चुनाव से जोड़ा जा रहा है। चुनाव उत्तराखंड में भी हैं, इसलिए वहां से आने वाले पीएम मोदी के करीबी माने जाने वाले अनिल बलूनी के भी मंत्री बनने की अटकलें लगाई जा रही हैं। वहीं राज्यसभा सदस्य और पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला का नाम भी सुर्खियों में है। माना जा रहा है कि अगर 65 की आयु सीमा पार कर चुके जयशंकर कहीं बाहर हो सकते हैं, तो श्रृंगला भी विदेश मंत्री बन सकते हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में शानदार विजय का पुरस्कार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य को भी मिल सकता है। जिस तरह शमिक भट्टाचार्य ममता बनर्जी के खिलाफ बेहद आक्रामक रहे और उनके नेतृत्व में बीजेपी को शानदार विजय मिली, उससे केंद्रीय नेतृत्व खुश बताया जाता है। उन्होंने कहा है कि फिर से केंद्र में जो भाजपा सरकार है उसको हटाएंगे हम लोग, और वहाँ पर कोशिश करिए, बहुत समय है अभी उनका पास। अभी बंगाल में करने के लिए कुछ बचा नहीं है, विश्वसनीयता भी खो चुके हैं। किसी भी जनता आज तृणमूल कांग्रेस का साथ नहीं है। आज बीजेपी की झंडा खोलने के लिए कोई नहीं है, और तृणमूल का झंडा लगाने के लिए कोई बचा नहीं है। तो ऐसा स्थिति है, ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। तो एक विपक्ष को तो हम लोग देखना चाहते हैं, करिए जो करना है, पूरा देश खुला है उसका सामने। राहुल गांधी को साइड करके खड़गे जी का नाम पहले अनाउंस कर दिया था, अभी देखना है आगे आगे होता है क्या। पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान और उसके बाद तमाम विरोधी दलों में बगावत हुई। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा के 7 सांसद टूट गए, उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना टूट गई, और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी का हाल एक दिल के टुकड़े हजार हुए वाला हो गया। लेकिन एक बात तो साफ है कि चाहे वो बागी बीजेपी में मिले हों या बाहर हों, उन सब ने अपना चेहरा बीजेपी की तरह ही कर रखा है। इसलिए माना जा रहा है कि बागियों पर मेहरबानी हो सकती है। मैं पर्सनली पिछले कुछ सालों से ये महसूस कर रहा था दैट आई एम द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। आई रिपीट, आई एम द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। इसलिए आज हम ये अनाउंस करते हैं, मैं ये अनाउंस करता हूं कि मैं आम आदमी पार्टी से दूर जा रहा हूं। जो पार्टी करप्शन खत्म करने की कसम खाकर बनी थी, वो पार्टी आज करप्ट और कॉम्प्रोमाइज्ड लोगों के हाथ में बुरी तरीके से फंस चुकी है। हमारे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शंस थे, 2 विकल्प थे। या तो हम राजनीति छोड़ दें और पिछले 15-16 साल जो हमने सार्वजनिक जीवन में काम किया उसे त्याग दें, या फिर हम अपने अनुभव को, अपनी स्किल्स को, अपनी पूरी ऊर्जा और एनर्जी को लेकर पॉजिटिव पॉलिटिक्स करें। इसीलिए हमने ये डिसाइड किया दैट वी द 2/3 members of parliament of the belonging to the Aam Aadmi Party in Rajya Sabha exercise the provisions of the Constitution of India and merge ourselves with the BJP. हम बीजेपी में विलय करते हैं। बात अगर सहयोगी दलों से कैबिनेट में शामिल होने वाले चेहरों पर लग रही अटकलों की करें, तो इसमें एक अहम नाम बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का है, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो मंत्री हो सकते हैं। वैसे उन्होंने मुख्यमंत्री पद इसलिए छोड़ा था कि राज्यसभा में जाने की उनकी हसरत पूरी हो सके। उसी तरह बंगाल में ममता बनर्जी का साथ छोड़ने वाले लोकसभा के सांसदों में जिनके नाम का कयास मंत्री पद के लिए सबसे ज्यादा लगाया जा रहा है, वो हैं काकोली घोष दास्तिकार।
वहीं आम आदमी पार्टी से राघव चड्ढा या संदीप पाठक में से किसी एक नेता को मंत्री बनाए जाने की संभावना जताई जा रही है, जबकि उद्धव ठाकरे के 6 सांसदों को अपनी ओर मिलाने वाले एकनाथ शिंदे के दल से भी उनके बेटे श्रीकांत शिंदे का नाम सुर्खियों में है। इस बीच शरद पवार के बारे में भी ये अटकलें लगाई जाने लगी कि उनका भी मन डोल रहा है। इसको हवा तब मिली जब पवार गुट के नेता जयंत पाटिल ने मुंबई के एक होटल में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े से मुलाकात की। वहीं शरद पवार की भी उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से हुई मुलाकात के बाद ये कयास और तेज हो गया है। दूसरी तरफ ये भी माना जा रहा है कि उद्धव ठाकरे के बाद शरद पवार के भी 8 में से 5 सांसद बीजेपी के संपर्क में है। ऐसे में एक खबर सबसे ज्यादा तेजी से चल रही है कि कहीं शरद पवार बीजेपी से हाथ मिलाते हैं तो उसके एवज में उनकी बेटी सुप्रिया सुले मोदी सरकार में मंत्री बनाई जा सकती हैं, लेकिन ये सब अनुमानों के घेरे में हैं। अगर हम महाराष्ट्र की राजनीति विगत वर्षों में देखें तो जिस प्रकार से शिवसेना में तोड़ हुई, जिस प्रकार से एनसीपी में भी 2 धड़ों में बढ़ गई, और अब जो चर्चा चल रही है कि एनसीपी का एक बड़ा गुट भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है, ऐसे में ये अटकलें निश्चित रूप से मजबूत हैं, आधार की हैं कि शरद पवार क्या वापस अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी में जा सकते हैं। वैसे पवार की सियासी कलाबाजियों से वाकिफ उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता संजय राउत ने तो कह दिया कि पवार ने गद्दारों से मुलाकात कर ली। इस पर जवाब शिंदे की पार्टी से भी आया। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव से 2026 के जुलाई महीने तक लोकसभा के कई सारे समीकरण बदल चुके हैं। टीएमसी के 20 सांसदों ने नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया में विलय कर लिया, जिसके बाद काकोली घोष दस्तिकार उसकी अध्यक्ष बन गई। पहले बीजेपी को समर्थन देने वालों में चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी नंबर पर थी, लेकिन अब एनसीपीआई नंबर 1 सहयोगी दल बन गई है। उसी तरह नीतीश कुमार के जेडीयू से लोकसभा में बड़ा दल तो एकनाथ शिंदे की शिवसेना हो गई है। ऐसे में सहयोगी दलों में किसको ज्यादा मंत्री पद मिलेगा और किसको कम, ये भी फैसला हो सकता है। नायडू का जो दबदबा है वो बहुत चल रहा था, ऐसा हमने भी सुना है। तो मैंने कहने का मतलब ये है कि दबदबा तो कम होगा, क्योंकि इतने लोग आए हैं, कहाँ से लोग आए हैं, पता नहीं 400 की संख्या ऐसे ही पूरा हो जाए, कोई ठिकाना नहीं है। देखिए, ये जो लोग आए हैं, लाए गए, हम तो कहेंगे लाए गए हैं, और एनसीपीआई जिसको 828 वोट मिले थे, वो अब तीसरे या चौथे नंबर की पार्टी हो गई है एनडीए में, तीसरे नंबर पे या चौथे नंबर पे। तो कुछ उनको इंसेंटिव दिया जा सकता है और थोड़ा इससे भी नायडू का वजन को कंट्रोल करने में, बैलेंस करने में भी अच्छा रहता है। किसके कितने मंत्री होंगे, किस सहयोगी दल को कितनी तरजीह मिलेगी, ये मंत्रिमंडल विस्तार के बाद पता चल जाएगा। लेकिन बीजेपी के लिए मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए उन क्षेत्रों और समाज के अलग अलग तबकों को भी साधना है जिन्हें चुनावी भाषा में वोट गणित कहते हैं। आगे लगातार चुनाव ही चुनाव हैं, जिनमें कई चुनाव 2029 के लोकसभा चुनावों का भविष्य भी तय कर सकते हैं। 2027 की शुरुआत में ही 5 राज्यों में चुनाव होंगे, जिनमें उत्तर प्रदेश और पंजाब काफी अहम हैं। वहीं मणिपुर में होने वाले चुनाव से उत्तर पूर्व की स्थिति का अंदाजा लगेगा, जबकि साल के आखिर तक 2 और राज्यों में काफी अहम चुनाव हो जाएंगे, एक गुजरात में और दूसरा हिमाचल प्रदेश में। 2028 के मई में कर्नाटक का चुनाव होगा तो साल के आखिर में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना जैसे अहम राज्यों में तय होगा कि सरकार किसकी बनेगी, और फिर 2029 का लोकसभा चुनाव होगा। फिलहाल सबकी नजरें उत्तर प्रदेश पर टिकी हैं, क्योंकि राजनीतिक हिसाब किताब तो यही कहता है कि जो यूपी फतह करता है उसके लिए दिल्ली का रास्ता बहुत आसान होता है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गृह राज्य भले ही गुजरात है, लेकिन चुनाव तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी से ही लड़ते हैं। इसीलिए ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि यूपी से मंत्रियों की संख्या बढ़ सकती है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के बीच हिंदुत्व के मुद्दे को आगे बढ़ा रहे हैं। बीजेपी की सरकार आई तो अब पैसा मंदिरों के विकास के लिए, धामों के सुंदरीकरण में खर्च हो रहा है, और समाजवादी पार्टी के समय वही पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल के लिए चला जाता था। उनको कब्रिस्तान प्यारा है। मतदाताओं को साधने का एक तरीका हिंदुत्व की डोर हो सकती है, तो उत्तर प्रदेश से ज्यादा मंत्रियों की संख्या भी। यही वजह है कि आज भी यानी मंत्रिमंडल विस्तार से पहले भी सबसे ज्यादा मंत्री उत्तर प्रदेश से हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कुल 71 मंत्री मंत्रिमंडल में हैं, जिनमें 11 मंत्री यूपी से हैं, वहीं बिहार से 8, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से 6, गुजरात और कर्नाटक से 5, राजस्थान से 4, हरियाणा, आंध्र प्रदेश और ओडिशा से 3, असम, झारखंड, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल से 2, जबकि गोवा, केरल, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश से अभी 1 मंत्री हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव लोकसभा के बाद देश के लिए सबसे अहम माना जाता है, और अगला मंत्रिमंडल विस्तार तब हो रहा है जब यूपी का चुनाव सर पर नाच रहा है। बीजेपी के लिए फायदे की बात यह कि राज्य में तो सरकार है ही, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है। माना जाता है कि जिस राज्य से ज्यादा मंत्री होते हैं उस राज्य में काम भी जल्दी से होता है और लोगों को एक भावुक और सुखद एहसास भी होता है। उसके ज्यादा मंत्री उस राज्य से हैं। उत्तर प्रदेश और पंजाब के चुनावों को देखते हुए वहां मंत्रियों की संख्या अगर कैबिनेट विस्तार में बढ़ जाए तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। जाहिर है कि मंत्रिमंडल विस्तार के बाद ये सूरत बदल सकती है और उन राज्यों से नए मंत्रियों की आमद हो सकती है जहां चुनाव होने वाले हैं। मसलन पंजाब से अभी 1 ही मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू हैं, लेकिन उनके राज्यसभा का कार्यकाल पूरा हो सकता है। ऐसे में हो सकता है कि नए चेहरे देखने को मिल जाएं। भारत जैसे देशों में वोट गणित का एक अहम चैप्टर जातियों का समीकरण भी है। बीजेपी के राजनीतिक चिंतन में भले ही राष्ट्रवाद और हिंदुत्व है, लेकिन वो भी जानती है कि जातियों की तनी हुई रस्सी पर कामयाबी के साथ चले बिना वोट के मंजिल तक पहुंचना मुमकिन नहीं है। इसलिए अक्सर इस हिसाब को भी साधना पड़ता है। अब अगर मोदी सरकार की कैबिनेट के कामकाज का विश्लेषण कीजिएगा तो आप पाएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ही इकलौते ऐसे मंत्री हैं जो 2014 से ही सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी के सदस्य बने हुए हैं, जबकि नितिन गडकरी इकलौते मंत्री हैं जो 12 वर्षों से सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री बने हुए हैं। वहीं गृह मंत्री अमित शाह लंबे समय तक गृह मंत्री रहने वाले नेता बन गए हैं। उसी तरह एस जयशंकर भी सबसे लंबे समय तक स्वतंत्र हैसियत से विदेश मंत्री रह चुके हैं, क्योंकि उनसे ज्यादा समय तक विदेश मंत्री सिर्फ पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ही रहे हैं। निर्मला सीतारमण सबसे ज्यादा 8 बार लगातार बजट पेश करने वाली पहली वित्त मंत्री बनी, तो सबसे लंबे समय तक रक्षा मंत्री रहने वाले राजनाथ सिंह दूसरे नेता हैं। अब सवाल है कि क्या ये रिकॉर्ड कायम रहेगा या आगे कुछ बदलाव होंगे। इस सवाल का जवाब मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल से मिल सकता है, और इस बात से मिल सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपने इन मंत्रियों पर कितना भरोसा है। जब दुनिया में युद्ध चल रहा है तो हो सकता है यहाँ ऊर्जा का संकट पैदा हो, यहाँ खाद का संकट पैदा हो जाए। दुनिया का कोई देश बिना प्रभावित हुए नहीं रह सकता। बहनों भाइयों, इस संकट की घड़ी में हो सकता है उस संकट से भारत भी प्रभावित हो, लेकिन आज तक हमारे प्रधानमंत्री ने अपनी योग्यता, अपनी क्षमता, अपनी सूझबूझ के आधार पर भारत को उस संकट में अभी तक नहीं फंसने दिया है। जब तक भारत में 1 नेशन 1 इलेक्शन को कानूनी जामा नहीं पहनाया जाता, तब तक देश में हमेशा चुनाव का ही मौसम रहेगा। इसलिए जीत को एक मंत्र की तरह मानने वाली बीजेपी जैसी पार्टी हमेशा उस समीकरण पर भी काम करती है जिसमें समाज के अलग अलग तबके को पार्टी से जोड़ा जा सके। मोदी सरकार में महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया गया। अभी कुल 7 मंत्री हैं, जिनमें 2 कैबिनेट मंत्री हैं और 5 राज्य मंत्री हैं। वहीं दलितों की बात करें तो 10 मंत्री हैं, जिनमें 3 कैबिनेट मंत्री हैं और 7 राज्य मंत्री हैं। मोदी सरकार में ओबीसी मंत्रियों की संख्या 29 है, जिनमें सबसे बड़ा नाम तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही है।
मैं अति पिछड़े समाज से आता हूं। धर्मेंद्र जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं और अखिलेश जी मेरे मित्र हैं तो कभी कभी मदद कर देते हैं। ये बात सही है कि मैं अति पिछड़े समाज से आता हूं, लेकिन मेरा दायित्व समाज के सबको साथ लेके चलने का है और यही मेरे संविधान ने मुझे यही रास्ता दिखाया है। मेरे लिए संविधान ही सर्वोपरि है और इसलिए और यह संविधान की ताकत है कि मेरे जैसा अत्यंत छोटे समाज का, अति पिछड़े समाज के व्यक्ति को इतना बड़ा दायित्व देश ने दिया और इसलिए मैं तो देशवासियों का ऋणी हूं और मैं तो संविधान निर्माताओं का ऋणी हूं कि जिसके कारण आज मैं यहां हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी कैबिनेट में अलग अलग क्षेत्र के महारथियों को भी अहमियत दी। उसमें कभी विख्यात खिलाड़ी आए तो कभी टेक्नोक्रेट तो कभी सिविल सर्वेंट। इसका मकसद एक तरफ कामकाज की दक्षता को बढ़ाना था तो दूसरी तरफ जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने की ख्वाहिश भी रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई नौकरशाहों को अपनी सरकार में मौका दिया। विदेश सेवा के पूर्व अधिकारी और पूर्व विदेश सचिव एस जयशंकर विदेश मंत्री हैं, तो वही पूर्व आईएफएस अफसर हरदीप सिंह पुरी भी मोदी सरकार में मंत्री हैं। पूर्व आईएएस अधिकारी और भारत के पूर्व गृह सचिव आर के सिंह मोदी सरकार में लंबे समय तक ऊर्जा मंत्री रहे। वहीं एक और पूर्व आईएएस अधिकारी अल्फोंस कन्ननथनम भी स्वतंत्र प्रभार के साथ पर्यटन मंत्री का काम 2 साल तक कर चुके हैं। पूर्व आईपीएस अधिकारी सत्यपाल सिंह भी मोदी सरकार में मानव संसाधन विकास और जल संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री रह चुके हैं। टेक्नोक्रेट की बात करें तो मौजूदा रेल, सूचना और प्रसारण और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री आईएएस अधिकारी भी रहे हैं, तो वहीं आईआईटीएन भी हैं। एक पूर्व मंत्री राजीव चंद्रशेखर टेक इन्वेस्टर और चिप डिजाइनर हैं। खेल क्षेत्र से जहां संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू एक अच्छे एथलीट रहे हैं, वहीं ओलंपियन निशानेबाज राज्यवर्धन सिंह राठौर को मोदी सरकार में 2017 से 2019 के बीच खेल मंत्री बनने का मौका मिला। वहीं अनुराग ठाकुर भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट मैच खेल चुके हैं, जो पहले मंत्री थे और आजकल उनके भी नाम की काफी चर्चा है। वहीं फिल्मी दुनिया से देखें तो टीवी और फिल्म अभिनेत्री स्मृति ईरानी मानव संसाधन विकास और कपड़ा मंत्री रही हैं। वहीं फिल्मी गायक बाबुल सुप्रियो भी मोदी सरकार में राज्य मंत्री की भूमिका निभा चुके हैं, जबकि मलयालम फिल्मों के अभिनेता सुरेश गोपी पेट्रोलियम मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। महान सेवक नरेंद्र मोदी जी ने जब 26 मई को आज से 11 साल पहले शपथ ली थी, तब ये वादा भी किया था कि अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करेंगे। आज भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है। सब भारतीयों के लिए सम्मान की बात है, लेकिन ये संकल्प भी कि शिखर तक पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपनी राजनीतिक यात्रा भी संगठन के कामों से होकर गुजरी है। 2001 में गुजरात का मुख्यमंत्री बनने से पहले पीएम मोदी 14 साल तक बीजेपी में संगठन का काम ही देख रहे थे। गुजरात बीजेपी के सेक्रेटरी से लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव तक का काम उन्होंने संभाला। पीएम मोदी बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि संगठन की ताकत क्या होती है और उसकी ताकत कैसे बढ़ाई जाती है। इसीलिए ये माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल से बहुत सारे नेताओं को संगठन में भी भेजा जा सकता है। तो ये बात तो सही है कि अगर भविष्य की राजनीति को देखा जाए, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, कई राज्यों में चुनाव है और उसका 29 भी कोई बहुत दूर नहीं है, तो फेरबदल तो होगा। और आपने जैसा पूछा कि सरकार के लोग भी संगठन में भेजे जा सकते हैं, ये निश्चित रूप से हमको लगता है भेजे जा सकते हैं। और ये भी संभव है कि कुछ लोग संगठन से भी सरकार में आ सकते हैं, ये है। लेकिन जो फेरबदल होना है तो वो आमूल चूल होगा और बड़े पैमाने पर होगा, ये तो आप कह सकते हैं। अब कब होगा ये हम नहीं कह सकते। 5 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में सबसे बड़े फेरबदल और विस्तार की खबरें बहुत दिनों से चल रही हैं, लेकिन उसके साथ ही बीजेपी के नए अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम की भी चर्चा चल रही है। बीजेपी का राष्ट्रीय प्रदर्शन केंद्र सरकार और संगठन दोनों के तालमेल पर निर्भर करता है।
इसीलिए हो सकता है कि मंत्रालयों के कुछ बड़े चेहरे आपको बीजेपी के संगठन में दिख जाएं और संगठन के चेहरे मंत्रिमंडल में। बस चंद दिनों की तो बात है। तो आज मेरे साथ इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी चक्रव्यूह के साथ सोमवार को शाम 6:57 पर।